वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के बेस्ड पे हैं और ये सारे क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। अभी हाल ही में हुआ आरआरबी एनटीपीसी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चन को भी लेके मैंने इसमें इन्वॉल्व किया है। तो वीडियो को आखिरी तक देखना मत भूलिएगा और आखिरी तक देखिए, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ऐसे में आएगा कि व्हेन क्रिस्टल ऑफ लीड नाइट्रेट आर हीटेड स्ट्रांगली इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब, तो हमारा फॉर्मेशन क्या होता है। हम देखते हैं कि हमारे पास ये केमिकल इक्वेशन है, ठीक है ना। इस केमिकल इक्वेशन में क्या देख रहे हैं कि हमारा जब लीड नाइट्रेट होता है, और हमेशा याद रखिए लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला रट लीजिए कि PbNO3 का होल ट्वाइस होता है, ठीक है। अब जब भी कभी लीड नाइट्रेट को हीट करिएगा और उसमें फॉर्मेशन होता है Pb यानी कि लीड ऑक्साइड का, एक होगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड का, एक होगा ऑक्सीजन का, ठीक है ना। ये दोनों गैसेस फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। आपसे पूछा क्या जाएगा, मैं ये भी बता दे रहा हूँ। आपसे ये पूछ सकता है कि अगर हम लीड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो हमारा बाई प्रोडक्ट में गैस कौन सा लिबरेट होता है, तो आप याद रखिएगा ये ऑक्सीजन है, ये लिबरेट करता है आपके लीड नाइट्रेट को हीट करने पर। तो हमारा जो अभी का क्वेश्चन है इसमें ये पूछा गया है कि हमारा जो लीड नाइट्रेट है वो हीट जब करते हैं तो ड्राई टेस्ट ट्यूब में क्या फॉर्मेशन करता है। तो हम ये बता देंगे कि ब्राउन कलर का रेसिड्यू फॉर्म करेगा जो कि लीड नाइट्रेट को बोला जाता है, लीड ऑक्साइड को बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग अपना क्या करेंगे, आंसर क्या डालेंगे, अब ब्राउन रेसिड्यू इज लेफ्ट, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर आंसर भी वही है कि ब्राउन रेसिड्यू इज लेफ्ट भी है, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा है कि जब जो कि पंजेंट स्मेल, क्या कहते हैं, पंजेंट स्मेल ब्राउन फ्यूम्स आर इवॉल्व ड्यूरिंग द NO2 गैस एंड ब्राउन कलर रेसिड्यू इज फ्रॉम द लीड ऑक्साइड इज लेफ्ट, यही लिखा हुआ है। बोला कि पंजेंट स्मेल ब्राउन फ्यूम्स के साथ देता है, यानी ब्राउन कलर का फ्यूम्स, ब्राउन कलर का गैसियस फ्यूम्स देगा। क्यों? क्योंकि NO2 गैस की वजह से। ये भी याद रख लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि NO2 किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का फ्यूम्स देता है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, ब्राउन कलर का रेसिड्यू जब लेफ्ट होगा, जो ब्राउन कलर का आपका टेस्ट ट्यूब के नीचे जो रेसिड्यू बचता है वो ब्राउन कलर का होता है, किसके वजह से, लीड ऑक्साइड की वजह से, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये बताता है कि जब एक मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर द ऐश फॉर्म्ड इज। जब मैग्नीशियम रिबन, तो आप लोग बहुत तरीके से जानते हैं कि आप लोग मैग्नीशियम के बारे में बहुत कुछ पढ़े होंगे कि मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होता है तो उसमें साउंड आता है बहुत। तो मैंने अब जब दिवाली में आप कभी भी वो क्या कहते हैं, ताराबाजी जलाते हैं या छुरछुरिया इसको बोलते हो आप लोग, उसको जब आप जलाते हो, ठीक है ना, तो उसमें जब जलाते हो तो एक तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है उसमें, ठीक है ना। तो वो साउंड किसकी वजह से होता है, मैग्नीशियम के बहुत सारे पार्टिकल्स की वजह से होता है, ठीक है ना। उसको पिटिंग साउंड बोला जाता है, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है तो ऐश फॉर्म्ड होता है, वो किस कलर का होता है। तो हम यहाँ केमिकल रिएक्शन पे थोड़ा सा जोर डालते हैं। यहाँ देखते हैं कि जब 2 mg यानी कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड दोस्तों होता है वाइट कलर का। किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ आंसर में क्या लिखा है कि जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है एयर में तो ऐश फॉर्म होता है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का ऐश फॉर्म होता है, जो कि कलर किस में रहता है, वाइट में रहता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक मेटल। जब जिंक मेटल के साथ, ठीक है ना, जब जिंक मेटल के साथ, ठीक है ना, जिंक मेटल के साथ किसका, जब जिंक मेटल के साथ किसका रिएक्ट हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्ट हो रहा है। तो आप ये याद रखना, जब भी किसी मेटल के साथ कभी भी एसिड रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन होता है सॉल्ट का। ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी में, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, याद रखिएगा दोस्तों। जब कभी भी एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का, ठीक है ना, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और कभी भी पूछ दे, अगर कभी भी किसी मेटल ऑक्साइड, यानी कि कह सकते हैं आप लोग मेटल ऑक्साइड, मेटल के साथ ऑक्साइड का फॉर्मेशन, कोई भी ऑक्साइड हो उसके साथ अगर आपका एसिड रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, यहाँ तो सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, प्लस एक और चीज़ आ जाएगा, क्या, वाटर। ये भी पूछेगा आपसे कि मेटल ऑक्साइड के साथ जब
एसिड का रिएक्शन करते हैं तो आपका सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हम आंसर क्या देखते हैं कि इसमें ये पूछा है कि हम लोग का गैस जो इवॉल्व होता है वो किस चीज़ का गैस होता है, ठीक है ना। तो हम लोग ये रिएक्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है, यानी बाहर निकल रहा है। तो जब हाइड्रोजन गैस का पता कैसे लगाएंगे कि हाइड्रोजन गैस है इस टेस्ट ट्यूब में, तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्रकार का तीली या माचिस का तीली लेके आएंगे, और जलती हुई माचिस का तीली जब हम पास लेके आएंगे तो बहुत तेज़ी से और जलेगा या पॉप साउंड करके आवाज़ करेगा इसमें, यानी कि इसमें एक तरह का थोड़ा सा आवाज़ आएगा, ठीक है ना। जिस तरह से आप जब माचिस जलाते हो तो देखिए आप थोड़ा सा आवाज़ आता है ना, उसी तरह का एक पॉप साउंड करके एक आवाज़ आएगा, ठीक है ना। जैसे ही आप ये माचिस की तीली को, जलते हुए माचिस तीली को आप इसमें निकलते हुए धुएं के सामने, यानी कि हाइड्रोजन गैस टेस्ट ट्यूब से निकलते हुए उसके सामने लेके जाएंगे तो एक तरह का आवाज़ करेगा, पॉप साउंड करके आवाज़ करेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका बर्निंग स्प्लिंटर। वो जो आप माचिस की तीली की हम बात कर रहे थे ना, उसको सामने ले जा करके उस तरह टेस्ट करेंगे तो उसको कौन टेस्ट करता है, आपका बर्निंग स्प्लिंटर बोला जाता है, ठीक है ना, माचिस की तीली की जगह पर। तो आंसर आपका बर्निंग स्प्लिंटर ही होगा। ठीक, देखिए लिखा भी है, देखिए कि बर्निंग स्प्लिंटर क्या करता है आपका कि रिएक्टिंग डायलिक हाइड्रो माने कि HCl जब आप रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, ठीक है। जो मैं बताया वही है इसमें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम क्या देखते हैं कि क्या होता है जब एक फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ठीक है ना, हीट करते हैं। जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट किया जाता है, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये होता है Fe2SO4 होता है, ठीक है ना। Fe2SO4 होता है फेरस सल्फेट का फॉर्मूला, ठीक है। याद कर लो, ये आता है कभी कभार अगर क्वेश्चन में आ गया। बहुत इजी तो है, मगर आप लोग को याद होगा, बहुत लोग को मालूम भी होगा, मगर आप पढ़ लो कि Fe2SO4 जब रिएक्ट करेगा आपका किसके साथ, या हीट इसको गर्म करते हैं तो उसमें क्या निकलता है। तो हम देखते हैं कि जब भी वो रिएक्ट करेगा या हीट करेंगे उसको, तो सल्फर उसमें मन की अब ये है कि सल्फेट है, इसमें फेरस में क्या क्या है, फेरस के साथ आपका सल्फर भी आता है SO4, यानी फेरस के साथ आपका सल्फर भी आ रहा है, तो सल्फर ही निकलेगा लास्ट में, ठीक है ना। यानी कि आपका हम मेरे को जहाँ मतलब है कि हमको लगता है कि S2 यानी कि SO2 निकलेगा और आपका फेरस ऑक्साइड निकलेगा उस साइड, ठीक है, फेरस ऑक्साइड निकलेगा, ये आपका फॉर्मेशन होता है उसमें। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो हमारा निकलता है सल्फर का सेंट बाहर आएगा, ठीक है ना। और ये इसी का गैस बाहर लिबरेट होगा, तभी आपको सेंट आएगा। बिना गैस के तो आप सेंट ले ही नहीं सकते हो। इसमें एक तरह का स्मेल आता है जो कि कहते हैं बर्निंग सल्फर का स्मेल आता है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारा द ग्रीन कलर फेरस, और हाँ याद रखिए जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल होता है वो ग्रीन कलर का होता है, वो टर्न हो जाए जैसे ही आप गर्म कर दो वो काले कलर का हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ लिखा भी है फेरिक ऑक्साइड आपका बंद, ठीक है ना। फेरिक ऑक्साइड आपका फॉर्मेशन होगा, और जो इस सल्फर जो आपका लिबरेट होगा, या सल्फर ऑक्साइड लिबरेट होगा या सल्फर ट्राई ऑक्साइड लिबरेट होगा, तो वो किस तरह का स्मेल देगा, किसका, सल्फर का स्मेल देगा, ठीक है ना। वो भी किस कलर में रहता है, वो रहता है आपके ब्लैकिश कलर में, ठीक है ना, ब्लैकिश कलर में रहता है सल्फर। तो सल्फर जब जैसे ही आप बाहर लिबरेट होगा तो आप इसमें स्मेल कर सकते हो इसको, जो फेरस सल्फेट को हीट करने पर सल्फर क्रिस्टल का स्मेल देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखते हैं कि द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म व्हेन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद द सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें यही लिखा है कि जब बेरियम क्लोराइड को यानी BaCl2 को Na2SO4 यानी कि Na2SO यानी कि सोडियम सल्फेट के साथ, ठीक है ना, सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा यहाँ पर आंसर लिख ही दिया है, वाइट कलर का PPT निकलता है, यानी कि प्रेसिपिटेट निकलता है। तो BaSO4 किस कलर का होता है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, उसके साथ एक सॉल्ट भी लिबरेट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से ये जान जाएंगे हम लोग का वाइट कलर का आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट पीछे हमको आपको लगेगा, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आप देख लो यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है, यहाँ भी डिस्प्लेस हो रहा है, ये डिस्प्लेस होकर यहाँ पर चला जा रहा है, Cl2 डिस्प्लेस होकर यहाँ आ जाता है, तो इसलिए उसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, ठीक है ना। जिसको नहीं मालूम था वो जान जाए, डबल डिस्प्लेसमेंट इसको बोला जाता है। दोनों साइड में अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट, और नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट होगा तो अगर सिंगल साइड में डिस्प्लेस होता है, यानी कि आपका एक पिछला इक्वेशन था, देखिए इस इक्वेशन में क्या होता है, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी Cl2 बस इसमें जाता है, बाकी H2 बाहर निकल आता है। इसको हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि इनमें से कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है।
तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब यहाँ देखते हैं कि रिएक्शन विथ वाटर विथ क्विक लाइम होगा कि इनमें से तीन होगा। चलिए हम देखते हैं क्या होगा। तो हम लोग इसमें कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि चार में से तीन गलत होगा, एक सही होगा। तो तीन गलत हम पकड़ते हैं यहाँ पर। तो तीन गलत कौन सा होगा, पहले ये देखिए कि सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर में कभी हो ही नहीं सकता कि हीट लिबरेट हो। ऐसा मतलब होता है कि आप जब कपूर को ऐसे बाहर खुला छोड़ देते हैं तो उड़ने लगता है, तो उसमें क्या हीट निकलता है, नहीं निकलता है। तो हम लोग इसको नहीं मानेंगे, ये आंसर नहीं होगा। इवापोरेशन ऑफ वाटर, वाटर का वाष्पीकरण होना, यानी कि वाटर भाप में कन्वर्ट होना, वेपर में कन्वर्ट होना डायरेक्टली। समुद्र का पानी जब वेपर में कन्वर्ट होता है और क्लाउड में फॉर्मेशन होता है, उसमें हीट लिबरेट होता है क्या, नहीं होता है। एसिड, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड जब पानी में घोला जाता है, यानी कि जब एसिड को पानी में घोला जाता है उसमें क्या हीट लिबरेट होता है, तो नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। बचा आपका, हम आपको बता चुके हैं, चूने का पानी जब आपका रिएक्ट करता है पानी के साथ तो बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट करता है। तो यही एकमात्र है जो कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, आप घर में देखे होंगे जब चूना को आप बाल्टी में डाल करके, बाल्टी में चूना डालते हो, उसमें पानी मिला देते हो, देखिए बहुत ही ज़्यादा या उबलने लगता है या बहुत ही ज़्यादा हीट लिबरेट होता है, पानी गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, तो उस तरह के रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं हम लोग क्या है ये। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर आंसर भी है कि आपका ए आंसर होगा, रिएक्शन विथ वाटर विथ क्विक लाइम होगा। ठीक है, रीज़न वही है, दोनों दोनों कंडीशन में आपका एनर्जी बहुत तेज़ी से लिबरेट होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं क्या होता है क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, अच्छा ऑक्सीडेशन ऐसा प्रोसेस होता है, इसमें क्या एडिशन होता है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है हमेशा। ये आरआरबी के हर क्वेश्चन, हर में नहीं, आरआरबी के बहुत सारे पेपरों में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया है, आप उठा के देख लो कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि हमारा ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन का सब्सट्रैक्शन होता है, ऐसे समझ लो आप। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक, तो उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो हमारा आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है, गिव द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वॉल्यूम। हमेशा याद रखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो वॉल्यूम में प्रेजेंट होता है वो कितने रेशियो में होता है। तो हम लोग इसके मोल्स की बात करेंगे, तो ये 2 होता है, यहाँ 1 होता है। तो यहाँ पर देखते हैं वॉल्यूम में अगर देखा जाए तो ये 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन का होता है, यहाँ पर 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन का होता है। ऐसे याद करना, हमेशा याद रखना, कभी भी वॉल्यूम पूछे आपसे तो आपका ऑक्सीजन का ऐसे मत कर देना आप लोग कि 2 यहाँ H2O लिखा है तो यहाँ पर आप 2 हाइड्रोजन का ले लो और ऑक्सीजन का 1 ले लो, तो आप रॉन्ग हो जाओगे। तो बस करना क्या है, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर आप लिखते हो पहले, उसमें जो वॉल्यूम होता है ये 2 वॉल्यूम में होता है, ये 1 वॉल्यूम, इस तरह से आप समझ लो। तो इसका आंसर होगा 1:2। ठीक है, चलो दोस्तों आगे चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसा है कि सिल्वर जब एयर में एक्सपोज किया जाता है, एयर में खुला छोड़ दिया जाता है, तो दोस्तों यहाँ देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन Ag इज एक्सपोज टू एयर इट गेट्स अ ब्लैक कोटिंग ऑफ डैश। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पूछा है कि सिल्वर को जब हम खुली हवा में ऐसे छोड़ देते हैं, खुली हवा में सिल्वर को अगर छोड़ दिया जाए तो वो क्या, उसके ऊपर काले कलर का कोटिंग हो जाती है। ठीक है ना, उसके ऊपर सिल्वर होगा, उसके ऊपर काले कलर का कोटिंग हो जाएगी। किस कलर का कोटिंग हो जाएगी, काले कलर का कोटिंग हो जाएगी। ठीक है, काले कलर का जब कोटिंग हो जाती है, वो कोटिंग किसकी होती है, तो हम जानते हैं वो कोटिंग होता है आपका Ag2S। याद रखना, सिल्वर सल्फाइड का कोटिंग हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन आता है कि Ag का जो, अगर सिल्वर को आप बाहर से खुला छोड़ देंगे तो उस पर किस तरह का कोटिंग हो जाएगा, ब्लैक कलर कोटिंग हो जाएगा, वो सिल्वर सल्फाइड का कोटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अगला चलते हैं हम लोग क्या है, तो अगला ये है कि हमारा जो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है लीड सल्फेट का। तो लीड सल्फेट का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लीड सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbSO4 का होल ट्वाइस। ठीक है ना, PbSO4 का होल ट्वाइस होगा यहाँ पर आंसर। ठीक, ये भी गलत बता दिए दोस्तों।
तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि हमारा पूछा है यहाँ पर द केमिकल फार्मूला ऑफ लीड सल्फेट। तो लीड सल्फेट का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो केमिकल फार्मूला ऑफ लीड सल्फेट होता है PbSO4। PbSO4 हमारा केमिकल फार्मूला होता है लीड सल्फेट का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। बोला है कि यहाँ पर कि जब कि स्टोर सिल्वर वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन अ डार्क कलर बॉटल बिकॉज इट इज़। ठीक है, बोला है कि जब हम सिल्वर क्लोराइड को यानी AgCl2 को जब हम किसी डार्क कलर यानी कि बहुत ही घने कलर में यानी कि कैसे डार्क कलर कोई हो या डार्क ब्लूइश कलर में हो या डार्क ब्लैकिश कलर में क्यों रखते हैं? ताकि वो सूरज के साथ रिएक्ट ना कर पाए पूरी तरीके से। हम लोग कभी भी देखते हैं सूरज में निकलते हैं तो सनग्लास लगाते हैं, काला चश्मा, ताकि हमारा आँख ना जले या आँख में ज़्यादा रोशनी ना पड़े। इसी तरह में सिल्वर क्लोराइड बहुत ज़्यादा सूरज के साथ रिएक्ट कर देता है। AgCl2 सेंसिटिव होता है सूरज की किरणों से, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग उसको काले कलर के बॉटल में या डार्क कलर के बॉटल में रखा जाता है। तो इसमें आंसर होगा आपका डार्क कलर का बॉटल, टू अवॉइड द एक्शन ऑफ द सनलाइट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे हमारा बोला है कि सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैक, सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैक when it kept in the open for a few days due to the formation of, ये तो आप अभी तुरंत पढ़े हो कि Ag2S सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है, ये Ag2S होगा। ठीक है, ये Ag2S का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। रेंसिडिटी क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर रेंसिडिटी के बारे में बताया है। देखिए रेंसिडिटी, तो रेंसिडिटी के हम बारे में आपको कुछ बताना चाहेंगे। रेंसिडिटी का क्वेश्चन आता कैसे है और रेंसिडिटी होता क्या है? तो पहली बात, रेंसिडिटी क्या होता है? जब आपका जो आप खाते हो, देखिएगा आप लोग जब खाने को खुला, ये गर्मी के मौसम में ज़्यादातर खाने में एक अलग तरह का स्मेल आता है। वो स्मेल कैसा हो जाता है? फैट को हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। फैट सब्सटेंस, कार्बोहाइड्रेट फैट जो अब जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं वो एक तरह का बहुत ही बैड स्मेल देते हैं। तो उस तरह के प्रोसेस को, उस तरह के जब फॉर्मेशन, वो जो फैट कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो उसमें एक स्मेल आता है। उसी प्रोसेस को बोला जाता है रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी बोला जाता है। तो उस रेंसिडिटी हमारे फूड में ना हो तो हम लोग इनमें से क्या करेंगे? तो पहला है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, या दूसरा होगा स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, लाइट से हटा देंगे यानी कि ज़्यादा उसमें हीट ना हो, और कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन, यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट तो दो तो डालेंगे ही। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये है कि हम आपको बता चुके हैं कि ऑक्सीडाइज अगर होगा तो वो फूड रेंसिड हो जाएगा, यानी कि फूड फोल स्मेल देगा या गंदा स्मेल हो जाएगा। तो उसमें अगर एंटीऑक्सीडेंट डाला जाए, यानी कि जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे उस तरह का सब्सटेंस को, तो हम इसमें एंटीऑक्सीडेंट, ये तो सही होगा ही। स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम सनलाइट, ये भी सही है ताकि हमारा ऑक्सीडाइज ना हो। और रेफ्रिजरेटर में फूड जब हम रखते हैं तो वो स्मेल नहीं करता है। तो ये तीनों उसमें से सही होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऑल ऑफ दिस आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो दोस्तों हमारे अगला क्वेश्चन ये है, बोला है जो फैटी फूड होता है, ये फैटी फूड, अभी हम आपको एक क्वेश्चन बताए थे रेंसिडिटी के बारे में। रेंसिडिटी के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते ही होंगे कि ये रेंसिडिटी होता है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस, जिसकी वजह से वो फोल स्मेल देता है या बैड स्मेल देता है। तो इसमें ऑक्सीजन होने की वजह से ही रेंसिडिटी होगा। तो यहाँ पर आंसर तो कुछ आप लोग बिना सोचे समझे ऑक्सीडेशन लगाइए। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा यहाँ पर केमिकली रस्ट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो केमिकली रस्ट के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर आप लोग रस्ट के बारे में जानते ही होंगे। रस्ट क्या होता है? जंग लगना। तो जंग कैसे लगता है? हालांकि हमारा जब आयरन बाहर खुले में छोड़ दिया जाए या पानी में डाल दिया जाए तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है ना, Fe2O3 का फॉर्मेशन कर लेता है या Fe2O3 का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड होगा यहाँ पर आंसर आपका। हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड आपका यहाँ पर आंसर होगा। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? हाइड्रेटेड फेरस। हाइड्रेटेड मतलब कि उसमें एक पानी का भी मॉलिक्यूल्स रहेगा। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं यहाँ पर कंबशन रिएक्शन के बारे में कि यहाँ पर लिखा है कंबशन रिएक्शन आर ऑलवेज। तो इसमें कुछ बोलना ही नहीं है। कंबशन रिएक्शन में हमेशा हीट लिबरेट ही होगा। प्रोडक्ट में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसमें हीट क्या होगा? लिबरेट होगा, तो वो एक्सोथर्मिक ही होगा।
ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि रेस्पिरेशन इज एन रिएक्शन डैश रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन किस तरह का रिएक्शन है, तो रेस्पिरेशन चाहे एनिमल करे चाहे प्लांट, उसमें कौन सा रिएक्शन होता है, उसमें कौन सा रिएक्शन होता है, उसमें होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होता है दोस्तों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगला चलते हैं हम लोग। यहाँ पर एक मैच द फॉलोइंग है, इस मैच द फॉलोइंग को आपको बताना है, सेट करके बताना है कौन सा किसके वो होगा, कौन सा मैच द फॉलोइंग किससे मैच करता है वो बताना है आपको। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो किससे वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है कि सिंथेसाइज होता है कि स्प्लिटिंग ऑफ रिएक्शन होता है कि कंबशन रिएक्शन होता है या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है आपका, यहाँ पर सिंथेसिस होता है, ठीक है ना। और ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन होगा आपका स्प्लिटिंग ऑफ रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट कंबशन रिएक्शन कहलाएगा। डिकम्पोजिशन को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको ये याद कर लेना है, ये मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर आपका सारे केमिकल रिएक्शन और आपका इक्वेशन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि ये सब क्या होता है। अगर आपको इस सब चीज़ के बारे में जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं हमको, कि अगर आपको इसका एकदम सेपरेट करके आपको कोई वीडियो का चाहिए, किसी चीज़ का भी कोई रिएक्शन में आपको अगर डाउट हो तो मैं बताने को तैयार हूँ, आप मुझे बस कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सेशन ख़त्म हो जाता है, और यहाँ पर आपका एक छोटा सा कोट है कि हार्ड वर्क बीट्स एवरी प्रॉब्लम्स एंड ऑलवेज चैलेंज योर सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर देखा हम यहाँ ये बोलना चाहता है कि आप अगर हार्ड वर्क करते हैं तो किसी भी प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकते हैं, या किसी भी प्रॉब्लम को आप बीट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप कोई भी चीज़ को आप अगर मोटिवेट है कि हमको ये बनना है, तो आप उस पर ठान लीजिए और पढ़ना चालू कर दीजिए, चाहे वो किसी भी चैनल का हो। ठीक है, तो अगर आप कुछ भी पढ़ते हो या आपके पास आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर है तो आप पढ़ सकते हो। अभी ऐसा हो गया है कि सोशल मीडिया में आपको इतनी सारी कंटेंट मिल जाएंगी कि आपको कहीं जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आपको बस किताब उठाना है, पेन उठाना है और पढ़ना चालू कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपना सेशन कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपको किसी भी सेशन में डाउट हो या सेपरेट कोई आपको चीज़ समझना हो तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मैंने ईमेल अपनी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, और थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े। और ये क्वेश्चन देखिए, जो मैंने क्वेश्चन अभी डाला है सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस पे है, और ऐसे बहुत सारे, वैसे मैं सारे चैप्टरों का मैं पीडीएफ लेके आने वाला हूँ, ये उसके सारे एनालिसिस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन था केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन के बारे में था सारा क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद एंड हैव हेल्थी लाइफ। ओके, थैंक यू।